नया IBN 7 हौसला है। एक साल मोदी सरकार, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीते 2 दिनों में 12 में से 8 काम, 8 नीतियां, 8 कार्यक्रम सरकार के हम आपको दिखा चुके हैं। आज बारी अगले और आखिरी 4 पड़ावों की, वो फैसले जो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तय कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में जैसे कि मैंने आपको कहा कि 8 बातों का हम जिक्र कर चुके हैं। आज बारी है सरकार के 4 दूसरे अहम फैसलों की। शुरुआत करेंगे बीते 1 साल में मोदी सरकार के सबसे बड़े सपने यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से। यह सच है कि मेक इन इंडिया का शेर दुनिया के कई देशों में दहाड़ा है। जी हां, इसका सिंबल एक शेर को बनाया गया है और पूरी दुनिया उस दहाड़ को सुनने पर मजबूर भी हुई। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि बिजली, पानी, सड़क, यातायात, टैक्स रिफॉर्म जैसी बुनियादी चीजों से हमारा देश आज भी जूझ रहा है। क्या इतनी जल्दी इस मेजबानी के लिए तैयार हो पाएगा? केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम, मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम, मेक इन इंडिया। हिंदुस्तान में व्यापार का न्योता लेकर ये शेर दुनिया के कई मुल्कों में दहाड़ा। और ऐसा दहाड़ा कि खुद के हिंदुस्तानी होने का गुमान होने लगा। मेक इन इंडिया मोदी सरकार का सबसे बड़ा सपना है, मगर सवाल यही है कि क्या सरकार का सपना जनता के सपने को पूरा कर पाया? खैर, इस हिसाब किताब से पहले मेक इन इंडिया का मकसद समझना जरूरी है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वादा था कि अब देश के किसी उद्योगपति को परदेश जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम के जरिए FDI को फर्स्ट डेवलप इंडिया की नई परिभाषा दी गई। देश में कारोबार का बेहतर माहौल बनाने का दावा किया गया ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें। सरकार का दावा है कि 2022 तक देश में 10 करोड़ लोगों को रोजगार के मौके दिए जाएंगे। दिल्ली के इसी विज्ञान भवन से मेक इन इंडिया के शेर का सफर शुरू हुआ था। पिछले 1 साल में ये शेर दुनिया भर के कई देशों में गरजा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कई बड़े देशों का साथ भी मिला। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारा देश इस मेजबानी के लिए तैयार है भी या नहीं। सरकार की माने तो मेक इन इंडिया शुरुआती दौर में बेहद कामयाब रहा है और यही अच्छे दिन का बड़ा पैगाम भी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 8 महीने में देश के विदेशी निवेश में 56% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ा एक और आंकड़ा भी है। बेशक देश में विदेशी निवेश की बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा हो, लेकिन सच ये है कि देश में पिछले साल सिर्फ 284 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि सरकार का लक्ष्य 340 अरब डॉलर तय हुआ था। सच तो ये है कि ये आंकड़ा 2013 के मुकाबले काफी कम है। यानी भारत में पैसा तो ज्यादा आया, लेकिन व्यापार से विदेशी मुद्रा कम मिली। निवेश का नाम निशान नहीं है, नाम निशान नहीं है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो ये ढंडोरा पीटते हैं अपना, विदेश जाके ये खरीदते जाते हैं। ये बात सच है कि बीते 1 साल में सरकार ने व्यापार के लिए लाल फीताशाही को कम किया है और सरकार दावा कर रही है कि अब भारत में कारोबार करना आसान है। लेकिन कारोबार के बेहतर माहौल के मामले में वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 189 देशों में भारत अब भी 142वें स्थान पर है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से ही देश के अंदर नौकरियां बढ़ेंगी। और आज हम देख रहे हैं, आज ही हमने पढ़ा कि कोरिया से जो बड़ी उनकी कंपनी है हुंडई, वो वॉरशिप्स यहाँ पे बनाएंगे। जब वो बनाएंगे तो नौकरियां पैदा होंगी। वैसे सरकार के मेक इन इंडिया का दायरा सिर्फ कारोबार के माहौल तक सिमटा नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के कई हिस्से हैं, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत देश के 80 करोड़ नौजवानों को नए रोजगार के लिए तैयार करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत 2017 तक देश के 6 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है।
इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके लिए सरकार ने 2019 तक देश में 100 स्मार्ट शहर तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। कौन नहीं चाहता कि देश में कारोबार का माहौल बेहतर बने, देश के बाजारों में पैसे की खनक सुनाई दे, देश के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। लेकिन एक सवाल फिर भी जरूरी है कि कहीं विदेशी निवेश के लिए जनता के हितों से समझौता ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को साकार करने के लिए विदेशों की यात्राएं की। जी हां, 12 महीनों के अपने शासनकाल में से लगभग 2 महीने वो बीते 1 साल में विदेशों में रहे हैं। 18 विदेश यात्राएं की हैं, करीब 51 दिन वो देश से बाहर बिता कर आए हैं। तो फॉरेन पॉलिसी भी सरकार के लिए खासी अहम हो जाती है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी, ये विदेश नीति देश की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अर्थव्यवस्था और ये विदेश नीति मिलकर क्या इस देश में, इस देश के विकास में, इस देश के लोगों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। आइए देखते हैं विदेश नीति का ये लेखा जोखा। एक साल में 17 मुल्कों का सफर। एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? एक साल में 18 विदेश यात्राएं। हमने निर्णय किया है PIO कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। एक साल में PM के 54 दिन विदेश में बीते। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी एक साल की सरकार में प्रधानमंत्री करीब 2 महीने विदेश में रहे। इन्हीं विदेशी दौरों को सरकार विदेश नीति में नया प्रयोग बता रही है। तो इन्हीं दौरों ने प्रधानमंत्री को विवादों में भी खड़ा कर दिया। हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें। मोदी सरकार की दलील है कि विदेश दौरे का मकसद ही है किसानों से लेकर पेशेवरों तक के हालात बदलना। शुरुआत जुलाई 2014 में फोर्ट जिला में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से हुई। भारत ने न सिर्फ ब्रिक्स बैंक के गठन में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि पहला अध्यक्ष भी बनने में सफल रहा। एक साल में 18 विदेशी दौरे। इससे पहले देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी विदेश यात्राएं नहीं की थीं। बेशक प्रधानमंत्री पर संसद से गायब रहने के आरोप लगे, लेकिन सरकार हर दौरे को देश की जरूरत बताती रही। सरकार के मुताबिक ताबड़तोड़ विदेशी दौरे के कई बड़े मकसद थे। पहला, पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते, बड़े देशों से मजबूत व्यापारिक रिश्तों का विकास, देश में बनी विकास योजनाओं के लिए विदेशी निवेश और मदद जुटाना, राज्यों और शहर के स्तर पर विदेशों से विशेष रिश्ते, विश्व शक्तियों से खास रणनीतिक रिश्ते। इस बात में दो राय नहीं कि 18 विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री ने सैकड़ों समझौते किए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर मदद का भरोसा जीता और कई विवादित मुद्दों पर विचार के लिए दुनिया को मजबूर कर दिया। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं। विदेशों से व्यापार मिला, अच्छी बात है। विदेशी निवेश की जमीन सजी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि भारत कई पुराने मुद्दों पर कोई बड़ा नतीजा नहीं निकाल पाया। चीन से भारत के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए, लेकिन सीमा विवाद पर कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन पाकिस्तान पर कोई बड़ा दबाव नहीं बन पाया। 26/11 के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के फैसले पर भारत का विरोध बेनतीजा रहा। मेक इन इंडिया के लिए विदेशी निवेश पर सहमति बनी, लेकिन ज्यादातर देश तकनीक साझा करने को तैयार नहीं दिखे। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुल्क का, क्योंकि इनको कंसंट्रेट करना चाहिए अपने मुल्क पे। यहाँ के जो मसाइल हैं, लैंड बिल है, दूसरे बिल्स जो हैं, उनको पास करने में ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर आउट ऑफ इंडिया, अगर अपने PM अगर हमारा आउट ऑफ इंडिया रहेंगे, अगर वहाँ से कुछ नई चीज़ें, अगर हमको इंडियंस को अगर कुछ नई ग्रोथ रहती है, शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हम लोगों को। अगर एक गंभीर मुद्दे को लेकर हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व भर का भ्रमण करता है तो वो फ़ायदेमंद है।
लेकिन अगर बिना मुद्दे के देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व का भ्रमण करता है और वहाँ का सैर सपाटा करता है तो ये सब देश के हित के लिए नहीं, देश के अहित के लिए है। मुझे पॉजिटिवली लगता है कि वो एक मित्रता बना रहे हैं, जैसे अभी चाइना के किया और अमेरिका गए थे, तो इस तरह से अगर उनका इंटरेक्शन हो रहा है वो अच्छी बात है। इसका कुछ आउटकम नहीं निकलेगा और ये कीप डूइंग दिस थिंग, तो मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी, नथिंग एल्स। फिर भी फ्रांस के साथ राफेल सौदा, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ बड़े समझौते विदेश नीति की सफलता की कहानी कहते हैं। 41 साल बाद बांग्लादेश से सीमा विवाद हल करने के लिए जमीन की अदला बदली के समझौते के संविधान संशोधन पर संसद की मुहर भी बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब एक बात ऐसे फैसले की जहां मोदी सरकार पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रही है, पूरा देश इस बात को लेकर उनकी तारीफ भी कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं योग की, जिसका प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में जमकर प्रचार किया है और संयुक्त राष्ट्र को 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने के लिए मजबूर कर दिया। उस मंच पर हिंदुस्तान के साथ साथ 180 मुल्कों का समर्थन हासिल था। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। दुनिया भर में योग के प्रचार के जिस सिलसिले को 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, उस विरासत को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो दुनिया भर में योग हमारे देश की पहचान बरसों से रहा है, लेकिन इस पहचान को दुनिया की जरूरत बनाने में कामयाब रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में योग के प्रचार का जो सिलसिला 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, उस विरासत को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो योग बरसों से हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब योग को पूरी दुनिया की जरूरत बताने में कामयाब रहे हैं। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से योग की शरण में हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को नया मुकाम दिलाया। पिछले साल सितंबर में जब वो अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाषण देने पहुंचे। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का असर भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की, जिसे 177 देशों का समर्थन भी हासिल हुआ और नतीजा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहचान मिल गई। Today, there is awakening. People have recognized the importance of yoga. योग हमारे ऋषियों की विरासत है। योग को गौरव मिलने से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारतीयों का उससे गौरव बढ़ रहा है, उनको सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिल रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 16,000 लोगों के साथ दिल्ली के राजपथ पर योग की अब तक की सबसे बड़ी महफिल सजाने वाले हैं। बीते एक साल में नरेंद्र मोदी कई विदेशी दौरों में योग की जरूरत का जिक्र कर चुके हैं। चीन की यात्रा के दौरान भी मोदी बीजिंग के एक बड़े योग केंद्र पहुंचे थे, जहां करीब 200 छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने योग की कला का प्रदर्शन किया था। बात सिर्फ विदेशों में योग के प्रचार की नहीं है, बल्कि देश में योग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई पहल शुरू की है। पिछले बजट में योग केंद्रों को टैक्स में छूट का तोहफा दिया गया। यही नहीं, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से योग की क्लास शुरू करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा योग को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाने की पहल शुरू की गई। In European countries, in the Western world, it's more about your health. It's more about the benefits to your health that yoga gives. But there are people who practice meditation. कहते हैं योग हर मर्ज की दवा है, योग हर मुश्किल का हल है। वैसे देश की जनता तो यही उम्मीद लगा रही है कि काश योग से अच्छे दिन का इंतजार भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आज हम सरकार के जिन कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के, वो दरअसल
विदेश से जुड़े हुए, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय हो, या फिर विदेश में फंसे भारतीय हो। आपको याद होगा यमन में हजारों भारतीय फंसे हुए थे, वहाँ पर भारी युद्ध चल रहा था और ऐसे में सरकार के एक मंत्री ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। जनरल वीके सिंह ने डेरा जमाया यमन जाकर और हजारों भारतीयों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। सरकार इसको अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इराक में फंसे 39 भारतीय कहाँ हैं, इसका कोई पता नहीं। जब जल रहा था यमन, जब यमन में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे हिंदुस्तानी, तो फरिश्ता बनकर सामने आए हिंदुस्तान के जवान। जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बातचीत करके उनकी मदद लेकर के हर दिन 2-2 घंटे बॉम्बार्डिंग रुकवाना और उस 2 घंटे के समय जितने भारतीयों को अंदर से निकाल सके निकाल लेना, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। यमन में युद्ध जैसे हालातों के बीच हजारों हिंदुस्तानी फंसे थे। दुनिया के 23 देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगा रहे थे। उस मुश्किल वक्त में तमाम लाल फीताशाही को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को ये जिम्मेदारी सौंप दी। वीके सिंह की अगुवाई में भारत ने ऑपरेशन राहत शुरू किया और 18 अप्रैल तक 4,741 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। इसके अलावा भारतीय जवान 1947 विदेशी नागरिकों को भी बचाने में कामयाब रहे। पूरे इलाके में लड़ाई चल रही है। कल जब हम उतर रहे थे जहाज से सना के अंदर, तो उससे उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी थी, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग। नेपाल के भयानक भूकंप के बाद भी मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। चंद घंटों के भीतर ही एनडीआरएफ की कई टीमें राहत कार्य के लिए रवाना हो गईं। मोदी सरकार इस मुश्किल वक्त में पड़ोसी होने का पूरा फर्ज भी निभाती रही। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बीच इराक में फंसे भारतीयों का मुद्दा भी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल बन गया। पिछले साल जून में भारत के 40 मजदूर इराक में अगवा हुए थे। सरकार लगातार सभी भारतीयों के सुरक्षित होने का दावा करती रही, लेकिन एक साल बाद भी उनमें से 39 भारतीयों का कोई सुराग नहीं मिला। ये सच है कि यमन और नेपाल में मोदी सरकार ने तेज तर्रार फैसले लिए, लेकिन ये भी सच है कि जब तक इराक में फंसे भारतीयों की वापसी नहीं हो जाती, मोदी सरकार की वो कामयाबी अधूरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो 12 महीने के 12 बड़े फैसले जिनको सरकार अपनी कामयाबी के तौर पर देखती है, उसका विश्लेषण करने की कोशिश की बीते 3 दिनों में IBN 7 ने। आप अपनी राय इस कार्यक्रम को लेकर हमको ज़रूर बताएं, चाहे हमारे फेसबुक पेज पे जाकर, चाहे हमारे ट्विटर हैंडल पे जाकर। लेकिन ये बात मैं करना चाहता हूँ कि 12 फैसले सरकार के हमने चुने थे कि इन 12 कामों को हमको आपको दिखाना है। 12 फैसले आज पूरे हो गए। सरकार इस हफ्ते में अपना 1 साल पूरा कर रही है, 4 साल का कार्यकाल बाकी है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं सरकार के जिनसे आप संतुष्ट हुए हैं? एक देश का सबसे बड़ा सर्वे लेकर IBN 7 हाजिर होने वाला है इस शनिवार, इतवार और सोमवार को, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की राय पूछी गई है 20 अलग अलग शहरों में। वो भी हम आप तक दिखाएंगे कि वो मोदी सरकार के आने के बाद क्या हिंदुस्तान की जनता को लगता है कि उसके अच्छे दिन आ गए। वो नतीजे देखिए शनिवार के बाद लगातार IBN 7 पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे आपके साथ होंगे आकाश सोनी।